हेलो स्टूडेंट्स, आपका दक्षिणा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में आपको FST 5 के केमिस्ट्री सॉल्यूशन दिखाए जाएंगे, पर इससे पहले यू शुड मेक श्योर कि आपने ये टेस्ट पहले ही दे दिया हो और आपके पास क्वेश्चन पेपर इन द प्रिंटेड फॉर्म या PDF फॉर्म अभी आपके पास होने चाहिए, ताकि इन बिटवीन ड्यूरिंग वीडियो आप उसको रेफ़र करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन से। केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन था दैट इज़ क्वेश्चन 91। तो सब लोग अपने पास जो रखे क्वेश्चन में 91 पढ़ेंगे। 1 atom of element weighs 3.32 into 10 to the power minus 23 gram. How many number of gram atoms are there in 20 kg of elements? सबसे पहले व्हाट इज़ ग्राम एटम्स? ग्राम एटम्स नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 20 kg एलिमेंट में। गिवन इज 1 एटम का मास, 1 एटम का मास गिवन इज 3.32 इंटू 10 to the power minus 23 ग्राम। व्हाट दे आर आस्किंग? नंबर ऑफ मोल्स उसे पता होना है इन 20 kg। ओके, तो अगर हम ये पता कर लें कि एक मोल में कितने ग्राम आएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 20 kg में या 20 इंटू 10 to the power 3 ग्राम में कितने मोल्स आते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं डिस्कस। So 1 atom mass is 3.32 into 10 to the power minus 23 ग्राम। तो एक मोल एटम का क्या मतलब होता है? एक मोल एटम का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? 6 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। ओके, सो इतने सारे एटम्स का जो मास होगा वो क्या होगा? 3.32 इंटू 10 to the power minus 23 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23। तो ये जो पार्ट है क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये दोनों बचा रह गया। सिंस ये फिजिकल के प्रॉब्लम है, याद रखिए फिजिकल के प्रॉब्लम में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, हमें आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना होता है विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसके बाद ये क्या है? ये एक एटम ये एक मोल एटम का मास आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज 3.32 इंटू 6 दैट इज अराउंड 20। सो दिस इज 20 ग्राम। ठीक है, इसके बाद अब क्या अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अगला स्टेप ट्वेंटी ग्राम में 1 मोल एटम मिलता है। 20 ग्राम में 1 मोल एटम मिलता है, तो 1 ग्राम में कितने मोल मिलेंगे? 1/20 मोल। और हमें कितना चाहिए? हमें 20 kg में कितना मोल है ये पता होना है। व्हाट इज 20 kg? 20 kg नथिंग बट 20 इंटू 10 to the power 3 ग्राम, और उसमें क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 20 इंटू 10 to the power 3। सो दिस इज cancel out and we have 1000 moles। okay, so 1000 moles is the answer। तो एक बार जल्दी से आप फिर से इसको देख लीजिए कि हमने क्या किया। हमने एक एटम का मास निकाला जो कि गिवन था, फिर हमने एक मोल ऑफ एटम का मास निकाला। अब हमें पता चल गया कि अगर 20 ग्राम में 1 मोल होता है तो दिस मच इन 20 kg कितने मोल्स होते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। सारे लोग 92 पढ़ेंगे एक बार। तो 92 आप पढ़ेंगे, इसमें क्या है? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ओके इन 250 ग्राम ऑफ वाटर शोज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.52 केल्विन। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। सो ये क्या है? सॉल्यूशन चैप्टर का
प्रॉब्लम है और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसेक्शन का है। सिंपल सी बात है, आपके पास गिवन है 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिए प्रॉब्लम्स का एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ मतलब है, क्या है ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, दिस इज 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। उसके बाद और क्या गिवन है, 250 ग्राम ऑफ वाटर। सो व्हाट इज वाटर हियर, वाटर यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है। डेल्टा टी बी इज ऑल्सो गिवन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन। ओके, तो जब आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो हमें जैसे ही हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सीधा एक फार्मूला सामने आता है। व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू आई, दैट इज वाटर फैक्टर, इंटू के बी इंटू मोलालिटी। व्हाट इज आई हियर, वाटर फैक्टर। सिंस ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं होगा सॉल्यूशन में, तो इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इसकी हो जाएगी 1। ठीक है, अब जल्दी से हम सारी चीज़ों को पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, डेल्टा टी बी गिवन, यस डेल्टा टी बी इज 0.52। व्हाट इज आई, आई इज 1। के बी क्या है, हाँ के बी क्वेश्चन में गिवन है 0.52 अगेन। What is molality? Molality is number of moles of solute। तो हमें जो सॉल्यूट है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका ग्राम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है। तो मोल कॉन्सेप्ट से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Let us m is the molecular mass of that particular electrolyte. So this will give you number of moles divided by, what is molality, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। what is mass of solvent, यहाँ पे वाटर है और उसका 250 ग्राम है। so 250 ग्राम, सिंस हमें kg में चाहिए तो हमको इसको kg में बदलना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000। ओके, सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 250 बाई 1000 है। अगर इसको आप कैंसिल करें तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। और ये 0.52 और ये 0.52 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको उठा के आप इधर ले आओ, तो दिस इज़ 1/4 इज इक्वल टू 12.5 डिवाइड बाई m। दैट मीन्स m comes to be 50 gram। So this 50 gram per mole। So molecular mass of that non-electrolytic substance is 50 gram per mole। इस सॉल्यूशन को जल्दी से आप लोग देख लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 93 सारे लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 93 क्या बोल रहा है, पॉलीसैकेराइड्स हैव ब्लैंक डैश लिंकेज। तो आपको पता होना है जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं इनके पास क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, इनके पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। व्हाट इज़ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, आपको पता है, ये कोई अगर मोनोमर है, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। सो दिस पार्टिकुलर लिंक इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि सारे पॉलीसैकेराइड्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 94 में क्या है, एक अल्कीन है और उसमें HBr का एडिशन है। तो अल्कीन और HBr, अल्कीन में जब HBr का एडिशन करते हैं तो क्या होता है, इसमें कार्बोकैटायन का पहले जनरेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रोमाइड आयन उस पर अटैक करता है कार्बोकैटायन पे। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट लिखे हम, व्हाट इज द सबस्ट्रेट गिवन, CH3 CH double bond CH2। दिस इज द अल्कीन वी हैव। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ये जो H एंड Br है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। सो वी हैव H+ हियर एंड वी हैव ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव हियर।
दिस H+ क्या करेगा, इस अल्कीन पे पहले आके अटैक करेगा। तो इस H+ के अटैक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये H+ अटैक करेगा तो ये H+ आके जुड़ जाएगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, और हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये CH3 हो गया। क्यों, क्योंकि इस पर अभी अभी आपने एक हाइड्रोजन जोड़ा है और यहाँ पे आपने बनाया है कार्बोकेटाइन। हाइड्रोजन यहाँ पे आके नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा, यहाँ पे भी आके जुड़ सकता था, वो लेस स्टेबल बनता, यहाँ पे आके जुड़ा तो ये दिस इज़ कंपेरेटिवली मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब अगर आप इसे देखें तो क्या हो जा रहा है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, अगर किसी तरीके से इस हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओ तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी का हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट की का नाम इसको हमने दिया है कि क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा और ये शिफ्ट करने के बाद एक नया कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, दैट इज़ द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। तो देखिए जो नया कार्बोकेटाइन हमारा बन के आ रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से अभी अभी आपने हाइड्रोजन हटाया है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, दैट इज CH2, CH3 एंड हियर CH3। सो अगर आप इसको देखो, सो वी हैव 3 + 3 + 2 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 3 + 3 + 1 कितने हो गए, सॉरी यहाँ पे कितने हैं, इस कार्बन के लिए कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, 1 + 3 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो क्या हो गया, ऑब्वियसली ये जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, ब्रोमाइड आयन, जो ब्रोमाइड आयन ये देख के खेला देख रहा था काफ़ी देर से कि क्या क्या हो रहा है। जब कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया तो ये बंदा आएगा और सीधा इस पर अटैक करेगा, और इसके अटैक करने के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन के आएगा दैट इज़ आवर आंसर। सो दिस इज CH3, C, CH2, CH3, CH3 एंड ब्रोमीन आके यहाँ अटैक किया, सो ब्रोमीन यहाँ पर। सो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोडक्ट, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे भी आके ब्रोमीन अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी ब्रोमीन अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी ब्रोमीन अटैक कर सकता है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन इसने क्या है, यहाँ जो अगर बनता कार्बोकेटाइन तो यहाँ भी अटैक कर सकता था, बट दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ व्हाट आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। ओके, इस सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 95 पे चलेंगे। क्वेश्चन 95 पढ़ेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, विच वन इज द मोस्ट लाइकली फार्मूला ऑफ CrCl3.6H2O। हमारे पास एक ऐसा फार्मूला गिवन है CrCl3.6H2O। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इस मॉलिक्यूल में जितने भी क्लोरीन हैं उस क्लोरीन का 2/3 पार्ट क्या होता है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ओके, सो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात है, हल्का सा कॉन्सेप्ट ये जुड़ा है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं तो उसके वही एटम्स रिएक्शन करते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जितने भी एटम यहाँ होंगे वो ही रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर वाले प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि 2/3 ऑफ ऑल द क्लोरीन पार्ट इन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन हैं। सो
3 क्लोरीन का 2/3 पार्ट, दैट इज़ 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन जो होंगे वो 2 होंगे, बच गए कितने, 1 क्लोरीन, यानी इसको बंदे को आना पड़ेगा अंदर में। तो सर्च कीजिए ऐसा ऑप्शन जिसमें क्या हो, 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो और 1 क्लोरीन अंदर हो। तो आप ये सर्च करोगे तो ऑप्शन सी है वो ऐसा दिख रहा है, CrCl H2O 5 Cl2.H2। ओके, तो इस पार्टिकुलर फार्मूला में क्या दिख रहा है आपको, ये जो 2 क्लोरीन हैं वो बाहर हैं और 1 क्लोरीन अंदर है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 96। Question 96 is the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between two stationary state with energy E1 lower and E2 higher is given by। तो ये एक्चुअली क्या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और हमें क्या पता है कि दिस डेल्टा E is equal to hc by lambda और h nu। फाइन, और व्हाट इज डेल्टा ई हियर, डेल्टा ई क्या होता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के बीच का गैप। तो व्हाट इज हायर एनर्जी इन द क्वेश्चन गिवन, E2 गिवन, एंड व्हाट इज द लोअर एनर्जी, E1। सो E2 माइनस E1, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको क्या बताया गया फोटोन में यूज़ होगा या रेडिएशन के लिए, जो भी रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करे या एमिट करे, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वही उसका यूज़ किया जाएगा। अब इस दोनों एक्सप्रेशन से आप लिखिए क्या होगा, डेल्टा ई दैट इज़ E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, h इंटू न्यू। क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू, सो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई h। ओके, सो दिस इज ऑप्शन 4। Now coming to question 97, again this is your physical chemistry problem और ये प्रॉब्लम है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सो क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है और जो रिएक्शन गिवन है उसके ई नॉट वैल्यूज़ हाफ रिएक्शन के ई नॉट वैल्यूज़ गिवन है। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट हमें पता है, तो हमारा पहला काम होगा कि इस ई नॉट को कैलकुलेट करना, इस ई नॉट को कैलकुलेट करना। सो ये ई नॉट कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल सी बात है, ई नॉट यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 0.76 माइनस क्या हो जाएगा 0.34। सो दिस कम्स टू बी माइनस 1.1 वोल्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हुआ है, जिंक प्लस 2 बन रहा है या कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हियर 2। व्हाट इज एफ की वैल्यू आप सबको पता है 96,500 कूलम। ओके, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन, सो माइनस इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू एफ 96,500 कूलम इंटू क्या हो जाएगा माइनस 1.1। सो दिस वैल्यूज इज, इसको आप कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 96,500 कूलम। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा अराउंड 2.1 इंटू 10⁵ और इसकी यूनिट क्या है, ये डेल्टा जी की बात कर रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी है पर मोल की बात कर रहा है, तो जूल पर मोल।
ओके, अब आप सोचेंगे कि यहाँ से इस पार्टिकुलर कैलकुलेशन से इस पार्टिकुलर आंसर तक पहुँचने का क्या तरीका है। तो आपको हल्का सा मैं थोड़ा समझा दूँ कि यहाँ पे आप देखो 96,500 है, तो इसको आप एक और तरीके से क्या लिख सकते हो, 10⁵ लिख सकते हो। ये 10⁵ है, 96,500 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, इसीलिए जो 2.2 है इसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया है। दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन में ऑलरेडी जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं। और अगर आप ऑप्शन को देखो तो क्या है कि दो ही वैल्यूज़ है जो कि पॉजिटिव है, दैट इज़ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, और उस दूसरी वैल्यू जो है हमारी ऑप्शन सी है दैट इज़ 1.06, वो क्या है, सीधा आधा वैल्यू है। तो आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन हमें क्या है, मिनिमाइज़ करते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन 98 क्या है, द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। तो ये सिंपल सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सीधा पता होना है कि टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है, टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है दैट इज़ CF2 डबल बॉन्ड CF2। ओके, सो डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 99। क्वेश्चन 99 क्या है ये, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं आप सारे मॉलिक्यूल्स का, तो चारों मॉलिक्यूल्स लिख लें जल्दी से। हमारे पास जो चारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ए इस सारे के सारे बेंजीन रिंग हैं, और दिस इज CH2 क्लोरीन, हेडेड इज OCH3। दूसरा मॉलिक्यूल है CH2 क्लोरीन, यहाँ पर ऐड कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे CH2Cl, और यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है CH3 ऐड किया, और CH2Cl, और मेटा पोजीशन पे CH3 ऐड किया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए, अगर आपको रिएक्टिविटी देखना है तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं यानी कि क्या होगा, OH निगेटिव आएगा और इस क्लोरीन को रिप्लेस करने वाला है। तो जब OH निगेटिव आएगा तो सबसे पहले क्या है कि ये क्लोरीन जो है यहाँ छोड़ के चला जाएगा, और जब क्लोरीन छोड़ के चला जाएगा तो क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो आपका काम ये बस करना है कि जनरेट द कार्बोकेटाइन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, जनरेट कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जल्दी से हम लोग जनरेट करते हैं। यहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए, इन चारों में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या है। सारे के सारे बेंजीन रिंग से जुड़े हैं, तो बेंजीन रिंग के आधार पे हम नहीं बता सकते। हाँ, जो बाकी के दूसरे ग्रुप हैं उसके आधार पे हमें बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखा, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और हमें पता है कि इस ऑक्सीजन भाई के पास एक लोन पेयर दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या करेगा, रेजोनेंस में जाके ऐसे रेजोनेंस करेगा, और इस जगह पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। सो रेजोनेंस के कारण ये जो बंदा है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और कार्बोकेटाइन को बहुत ही स्टेबल बना रहा है। ठीक है, बाकी के मॉलिक्यूल को देखते हैं। इसमें ऐसा कोई भी, इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा दूसरा ग्रुप नहीं ऐड है। तो ये क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल नंबर 2 है वो ऑलवेज मॉलिक्यूल नंबर 1 से कम होगा। अगर मॉलिक्यूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं आप, तो क्या है, इसमें CH3 है, और ये CH3 अपने पैरा पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन पे वो क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप करेगा, और क्या होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँच जाएगा। तो ये CH3 क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, रेजोनेंस से पीछे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 जो है वो सबसे आगे निकल जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर अगर आप देखोगे अपने ऑप्शन 4 को, ये क्या है, ऑप्शन 4 क्या है, मेटा पोजीशन पे है। तो ये बंदा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा ही नहीं सकता है, पर हाँ ये क्या दिखा सकता है, +I दिखा सकता है। ठीक है,
प्लस आई दिखा सकता है, तो ये दिखा सकता है ओनली प्लस आई, ये प्लस आई भी दिखा सकता है। सिंस दूर है तो प्लस आई की बात हम नहीं कर पाएंगे सही से, पर हाँ ये हाइपर कंजुगेशन तो दिखाएगा ही। तो ये बंदा ओनली प्लस आई दिखा रहा है, प्लस आई सबसे पीछे आ जाता है, तो ये थोड़ा सा पीछे चला गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये तो सबसे पीछे ही जाएगा क्योंकि इसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो ये आया, फिर ऑप्शन 4 आया, फिर ऑप्शन 2 आया। ठीक है, ओके, इसे जल्दी से आप लोग देखेंगे। फिर क्वेश्चन 100 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 100 में क्या है, अगेन दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, ये बताना है कि डेल्टा नॉट वैल्यू हाइयर किसका है। डेल्टा नॉट वैल्यू हाइयर ऐसे ऑप्शन को बताना है जिसमें पहले वाले का डेल्टा नॉट वैल्यू दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज कोबाल्ट अमोनिया, this is +3 and another part is COCN6 +3। ओके, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अमोनिया है और यहाँ पे साइनाइड है। आपको क्या पता है कि साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगांड है कंपेयर टू अमोनिया। ओके, तो याद रखिए डेल्टा नॉट वैल्यू अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है तो उसका जो डेल्टा नॉट वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू वीक फील्ड लिगांड। तो यहाँ पे डेल्टा नॉट वैल्यू किसकी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे डेल्टा नॉट वैल्यू किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पहले वाले का डेल्टा नॉट ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 है COFeA6, CO fluorine 6 3 minus and the another one is CO ammonia 6 +3। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो आपका अमोनिया है वो क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लोरीन से। ओके, फ्लोरीन से, फ्लोराइड से। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो कंपाउंड है इसका डेल्टा नॉट ज़्यादा हो गया, यानी कि दूसरे का डेल्टा नॉट पहले से ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले का डेल्टा नॉट ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन अगर आप 3 देखो, व्हाट इज़ ऑप्शन 3? ऑप्शन 3 इज़ COH2O एंड दिस इज़ +2 एंड दिस इज़ COH2O +3। अब आपको क्या दिक्कत आ जाएगी कि सर यहाँ पे तो दोनों साइड सेम ही लिगैंड है, तो यहाँ पे कैसे करें? तो जब आपके पास लिगैंड सेम हो जाता है तो आपको जानना चाहिए कि उस सेंट्रल मेटल पे कितना चार्ज है। तो अगर चार्ज ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, चार्ज ज़्यादा तो उसका डेल्टा नॉट ज़्यादा हो जाएगा। तो +3 है, यहाँ पे +2 है, ये ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, इसका डेल्टा नॉट वैल्यू, दूसरे वाले का डेल्टा नॉट वैल्यू ज़्यादा हो गया पहले वाले से। अब जैसे 3 ऑप्शन तो गलत हो गए तो सीधा बात है कि चौथा ऑप्शन को सही होना ही पड़ेगा, नहीं, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या है आपका, अच्छा H2O 6 +3 and another one is cobalt H2O 6 +3। अब यहाँ पे क्या है, सेम लिगैंड भी हैं, सेम चार्ज है, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 4d6, यहाँ पे 3d6, और आपको क्या पता है 3d6 और 3d इलेक्ट्रॉन्स छोटा होता है 4d इलेक्ट्रॉन्स से एंड 4d छोटा होता है 5d से, जो कि यहाँ पे आप जानते हो कि जेड इफेक्टिव भी लगता रहता है। तो ये अगर देखें यहाँ से कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है कि 4d वाला आगे निकल गया है। 4d वाला आगे कौन है, ये पार्टिकुलर मॉलिक्यूल है, तो ये बंदा आगे निकल जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 102 पढ़ेंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 102 ये आपका अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। ओके, सो यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। आपके पास क्या है, क्वेश्चन 102 में 2 अलग अलग सॉल्यूशन लिया गया है।
एक सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन एक्स, द अनदर इज सॉल्यूशन वाई। आप क्या कर रहे हो, दोनों में 500 ml ईच वाटर ऐड करो, यानी कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों को डाइल्यूट कर रहे हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मोलार कंडक्टिविटी है एक्स का इंक्रीज़ किया 1.5 टाइम्स और इसका इंक्रीज़ किया 20 टाइम्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 1.5 इज़ नेग्लिजिबल, ओके। तो ये 1.5 ही बढ़ रहा है, ये 20 टाइम्स बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? आप इससे गेस करके बताइए कि एक्स एंड वाई क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि मोलार कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ करती है डाइल्यूशन पे। मोलार कंडक्ट जब भी आप डाइल्यूट करते हो तो मॉलिक्यूल्स का क्या करता है और डिसोसिएट होना पसंद करता है, डिसोसिएट होने के कारण क्या करता है, मोर आयंस बनते हैं, ठीक है, मोर आयंस बनते हैं और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये बोला जाता है कि दे आर ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड फॉर्म, करेक्ट। तो जब ये ऑलरेडी हम अपने 100% आयोनाइज्ड फॉर्म में हैं तो ये फर्दर आयोनाइज नहीं हो सकते हैं डाइल्यूशन होने के बाद भी। तो ये क्या करेगा, इसका आयोनाइजेशन बहुत ही कम होगा, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ही कम बढ़ेगी, वेरी लेस। तो ये जो कंडक्टिविटी है बहुत ही कम बढ़ेगी। तो ये इस इंफॉर्मेशन क्या समझ में आता है, जो एक्स होगा, एक्स इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ठीक है। उसी तरीके से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाते हो, ऑस्टवार्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओके। सो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते चले जाते हो क्या होता है, वो फर्दर डिसोसिएट होता चला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसोसिएट होगा और ऐसा माना जाता है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट 10%, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, डाइल्यूशन करते जाओगे, ये फर्दर डिसोसिएट होता जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो अगर आप इसको कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, जो वाई होगा हमारा, वाई जो हमारा होगा वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप ऑप्शन में देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी इज एक्सिस NaCl जो काफ़ी स्ट्रांग है, फाइन, NaCl काफ़ी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जा रहा है पूरा, और CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड जिसको हम वीक एसिड भी बोलते हैं, वो काफ़ी कम डिसोसिएट होता है, उसकी Ka वैल्यू भी काफ़ी कम होती है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 103 देख रहे हैं, उसमें क्या पूछ रहा है, कार्बिलमिन रिएक्शन इज गिवन बाय। सिंपल सी बात है, जितने भी कार्बिलमिन रिएक्शन होते हैं वो ओनली गिवन बाय, कार्बिलमिन रिएक्शन ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। तो सर्च कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका प्राइमरी अमीन दे रहा है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो है आपका प्राइमरी अमीन। बाकी के जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज सेकेंडरी अमीन, ऑप्शन 3 इज टर्सरी अमीन एंड ऑप्शन 4 इज अगेन सेकेंडरी अमीन, ओके। सो क्वेश्चन 104 की तरफ बढ़ें। व्हाट इज 104? हमारे पास अल्कीन गिवन है, अब इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे ये पूछा जा रहा है। याद है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में आते ही रहेंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इसमें आपको पारंगत होना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लिया जाए, ओके। दिस इज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, दोनों सेम हैं। सिमिलरली ये हाइड्रोजन यहाँ पे, द अनदर हाइड्रोजन यहाँ पे। तो आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, ये जो अल्कीन है एंड ये अल्कीन है, ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप एंड ये ग्रुप सेम है। सिमिलरली ये ग्रुप
एंड ये ग्रुप सेम है, तो अब ये बंदा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पार्ट नहीं कर सकता। अब आपके पास कितने एल्कीन बचे? 2 एल्कीन, एक यहाँ बचे और एक यहाँ बचे। और भी एक और बात सोचने की है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है और इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ ग्रुप है, बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो दोनों जब डिफरेंट हैं तो एक बार क्या होगा, ये बंदा सिस्टांस बनाएगा गिविंग 2, ये बंदा सिस्टांस बनाएगा गिविंग 2। टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4। सो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर वी हैव इज 4। सबसे पहले हमने क्या किया, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ग्रुप ए है और ये जो ग्रुप बी है वो अलग अलग होने चाहिए, तभी आपके पास 2 + 2 4 आ रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, एक ओवरलैप कर जाएगा। अगर ए = ए हो जाता तो क्या होता, हमारे पास 2 + 1 3 बनता। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। 105 सेइंग फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो जैसे ही फ्रॉथ फ्लोटेशन की बात करते हैं तो हम सल्फाइड ओर्स की बात करते हैं, और उसमें क्या होता है, जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉथ पे एड्जॉर्ब होने के बाद वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं। वो क्या करते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं। तो सर्च कीजिए ऐसा ऑप्शन जिसमें एड्जॉर्प्शन की बात कर रहा हो, तो ऑप्शन बी। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 106। Okay, what is 106? What will be the amount of heat evolved by burning 0.4 mole of methane? So मीथेन को आपको जलाना है। ये कितना है? 0.4 मोल है। क्या पूछ रहा है? डेल्टा हीट ऑफ कंबसन, ये पूछ रहा है। ओके, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, डेल्टा हीट ऑफ कंबसन = सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख देना चाहिए। तो रिएक्शन इज CH4 + O2। ये रिएक्शन करके क्या करेंगे, बनाएंगे CO2 प्लस कितने H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O। फाइन, जब रिएक्शन हो गया तो अब आप लिखो डेल्टा C। डेल्टा C = डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ क्या, सिंपल्स प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। ओके, सो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, CO2 प्लस डेल्टा HF ऑफ H2O माइनस, सो दिस इज आपका प्रोडक्ट माइनस डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ CH4। और जो डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या है, ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, वो 0 हो जाता है। और इन सब की वैल्यूज़ गिवन है, तो आप देख लो जल्दी से क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। वैल्यूज़ गिवन क्या क्या है प्रॉब्लम में, दिस इज -400, सॉरी हमें 1 मोल की नहीं 2 मोल है यहाँ पे। दिस इज 2 मोल हियर, सो वी आर हेडिंग टू देयर, प्लस 2 इंटू दिस इज गिवन 240 माइनस दिस इज CH4 का क्या गिवन है, -75। दिस कम्स टू बी -805 किलो जूल। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ किलो जूल पर मोल। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन 0.4 की बात कर रहा था और ये निकल का है 1 मोल की। तो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी, 1 मोल के लिए एनर्जी है 805 किलो जूल। तो 0.4 मोल के लिए कितनी, 0.4 इंटू 805, that comes to be 322। okay, so let's go to our next question 107 सारे लोग पढ़ेंगे।
ये अगेन केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो 107 आप देखो कि इन्होंने थोड़ा सा डाटा दे रखा है, टी टाइम दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। टाइम क्या है 0 सेकेंड, देन 30, देन 60 एंड देन 90। ओके, इस पार्टिकुलर समय में क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन था 0.55, देन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रहा है 31, देन 0.17 एंड 0.085। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम इंटरवल 30 दिस टाइम इंटरवल रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है आपको, एवरेज रेट की बात कर रहा। एवरेज रेट का क्या मतलब हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन द पार्टिकुलर टाइम इंटरवल। सो व्हाट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, आपका 0.31 से बदल के चला गया है 0.17, 0.31 से घट के चला गया 0.17। सो दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, कितना टाइम लिया उसने वहाँ से वहाँ पहुँचने में, 60 सेकेंड माइनस 30 सेकेंड, दैट इज 30। so this comes to be, this particular is, so this comes to be around 4.7 into 10 to the power -3। और ये क्या है, मोल, सॉरी। ओके, सो क्वेश्चन 108 क्या बोल रहा है, एक हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप है, this particular molecules undergo reaction HiO4। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये ऑक्सीडाइज करेगा इस मॉलिक्यूल को, तो ये जितने भी बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो इनके पास जो अंदर का वो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो जितने भी अल्कोहल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे फॉर्मिक एसिड में। याद रखिए, जितने भी अल्कोहल हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे फॉर्मिक एसिड में। तो अल्कोहल एक यहाँ दिख रहा है और 4 अल्कोहल मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज करेंगे फॉर्मिक एसिड में। सो टोटल हमारे पास 5 HCOOH दिखने वाले हैं, प्लस एक जो बच गया वो है HCH। ओके, सो दिस इज अल्डिहाइड एंड 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। सो इन्होंने पूछा हाउ मैनी मोल, सो हमें निकल गया है 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी की बात करना चाहता है ये। तो सीधी सी बात है, जब भी आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे होते हो, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे होते हो, तो आपको हमेशा चार्ज डेंसिटी की बात करनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी, ओके, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी कैन बी ऑल्सो सेड एज चार्ज बाय साइज, मतलब किस साइज में कितना चार्ज है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है बेरिलियम +2 एंड लिथियम। दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो दोनों का साइज सेम है। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। ओके, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। तो अगर दोनों के पास सेम साइज़ है पर बेरिलियम का क्या है, चार्ज ज़्यादा है, तो बेरिलियम का चार्ज डेंसिटी और चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, तो ऑप्शन 1 आपका गलत दे रखा है। ऑप्शन 2 अगर आप देखो, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, देन ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, तो सबके पास सेम चार्ज है। जब सबके पास सेम चार्ज है तो कंपेयर किया जाता है, बस साइज़ के आधार पर ही कंपेयर कर सकते हैं। तो जिसका साइज़ ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी कम, यानी कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होना चाहिए। तो जो यहाँ पे आयोडाइड आयन है, इसका जो साइज है सबसे ज़्यादा बड़ा है, हैंस इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी सबसे कम होगी। तो ये जो हमारा ऐसा अरेंजमेंट आएगा। तो ऑप्शन अगर आप देखो तो ये भी आपको गलत दिख रहा है। ऑप्शन तीसरा क्या है, लिथियम पॉजिटिव, देन पोटासियम, देन सीजियम।
ओके, अगेन सबके पास सेम चार्ज है, पर लिथियम का जो साइज है वो सबसे छोटा है, तो इसकी हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और सीजियम का जो साइज सबसे बड़ा है तो इसका हाइड्रोजन एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो ये इसका अरेंजमेंट आएगा। ऑप्शन में ये भी गलत है, सिंपल सी बात है, चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। एल्यूमिनियम क्या है, +3, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम क्या है, +2, एंड सोडियम क्या है, प्लस। अब इसके भी साइज़ क्या है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, साइज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 है, और सोडियम पे प्लस है। तो क्या है, एल्यूमिनियम से सबसे ज़्यादा चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो इसकी हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और ये सबसे आगे, और सोडियम आयन सबसे पीछे की तरफ चला जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये जो इतने से साइज़ में एक पॉजिटिव और इतने से साइज़ में एक पॉजिटिव, तो क्या है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डेंसिटी कम है, इसीलिए क्या है कि इनके ये बंदा आगे निकलता है, ये बंदा पीछे छूट जाता है। क्वेश्चन 109 अगर हो गया तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 110 क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सिंपल सा है, इसको बार बार रिपीट किया जाता है क्लास में कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसको ऐसे बनाओ, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ये कोई, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ओके, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। सो दिस इज कॉल्ड हाफ ओपन बुक। यानी कि देख रहे हो, ये अगर आप इसको बुक मानो, इसको बुक मानो, तो क्या है, ये बुक क्या है, आधी खुली हुई बुक है। तो यही आपका क्या हो गया, हाफ ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन 1111 पे चलें। व्हाट इज 1111? एट 373 केल्विन स्टीम एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टीम एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, और डेल्टा एच गिवन है। तो क्या पूछा, एंट्रोपी पूछ रहा है। तो जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी एंट्रोपी आपको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि एंट्रोपी फॉर दिस सिचुएशन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में बदल रहा है। सो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डिवाइड बाई डेल्टा टी, डिवाइड बाई टी, और ये क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ही तो होती है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सिंपल सी वैल्यू डाल दो, वैल्यू गिवन एज दिस इज 39.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 373 केल्विन, दिस कम्स टू बी 105 जूल पर केल्विन मोल। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 10111 हमारा हो गया। तो क्वेश्चन 113, इसमें क्या है, हाइड्रोलाइसिस है एल्कीन का। तो एक एल्कीन गिवन है हमारे पास, इसका आप क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो क्या होगा, यहाँ पे सीधा OH आकर जुड़ जाएगा। OH कहाँ पे जुड़ेगा, सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और यहीं पे आके आपका OH नेगेटिव यहाँ पे आके जुड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, OH। ओके, सो व्हाट इज दिस, इज अल्कोहल, विच टाइप ऑफ अल्कोहल, दिस इज ए टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, फाइन। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विथ लुकास रिएजेंट देन टर्बिडिटी अपीयर। याद रखिए, लुकास रिएजेंट क्या करता है, अल्कोहल के पहचान में हेल्प करता है। तो अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सो लुकास रिएजेंट
दिस लुकास रिएजेंट काफ़ी समय लेगा, ये लॉन्ग टाइम, फाइन, लॉन्ग टाइम. सेकेंडरी अल्कोहल, this Lucas reagent will give you in around 5 to 20 minutes टर्बिडिटी. और जो अगर टर्सरी अल्कोहल आपने दे दिया तो ये लुकास रिएजेंट क्या करेगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी आपको देगा. सो दिस टर्बिडिटी विल अपीयर इमीडिएटली. ओके, सो दिस टर्बिडिटी इज इमीडिएटली. फाइन. सो यहाँ पे हमने हमारे प्रोडक्ट में टर्सरी अल्कोहल ही बन के आ रहा है. सो आंसर इज बी, इमीडिएटली. फाइन. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 114. क्वेश्चन 114 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड. सो अगर आप न्यूट्रल ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो याद हमेशा होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं N2O, दूसरे NO और दूसरा CO, ऑल आर neutral oxide. This is neutral oxide. Fine. Coming to our next question, 115. Sodium carbonate can be manufactured by Solvay's process, but potassium carbonate cannot be prepared. बहुत ही सिंपल है. अगर आप प्रोसेस पढ़ रखे हो तो आपको ये पता होगा कि KHS, ये जो पोटासियम KHCO3 जो होता है, इस पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल. दिस इज सॉल्युबल. ओके, सो ये क्या है, ये सॉल्युबल है. तो आपको ये प्रोसेस में अवेलेबल ही नहीं रहेगा रिएक्शन के लिए. KHCO3 पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल किसके कंपेयर में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कंपेयर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है. तो ये बंदा आपको वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहेगा. तो ये उस सॉल्युबल प्रोसेस इसका मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है. ठीक है, दिस इज सॉल्युबल कंपेयर्ड टू सोडियम हाइड्रोजन. Now coming to question 116, what this is saying, ammonium cyanide is a salt of weak acid HCN. ammonium cyanide ये कैसे बन के बना है, ये बना है HCN से बना है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है. ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग Ka वैल्यूज एंड Kb वैल्यूज, Ka एंड Kb वैल्यूज गिवन. Ka is given, what is this Ka, 6.2 into 10 to the power minus 10, very small. Kb is given 1.8 into 10 to the power minus 5. okay, Kb अगर ये वैल्यू आपको याद आ रहा हो, this particular value is similar and same for acetic acid. Ka for the acetic acid is again same 1.8 into 10 to the power minus 5. ओके, नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, एक मोलार सॉल्यूशन इस अगर पार्टिकुलर कंपाउंड का लिया गया तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या वीकली बेसिक होगा. ठीक है, तो बड़ा ही आसान तरीका है. अगर इस क्वेश्चन को आप तो चाहे तो न्यूमेरिकली भी बना सकते हैं या आप चाहो इसको सिंपली लॉजिकली सोच सकते हो. लॉजिकली बात की जाए तो क्या है, ये जो Ka वैल्यू है वो बहुत कम है, Kb वैल्यू है कंपेरेटिवली ज़्यादा है. यानी कि Kb वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब डिसोसिएशन ज़्यादा होगा. Ka वैल्यू कम है यानी कि डिसोसिएशन कम होगा. डिसोसिएशन कम होगा यानी कि H+ आयन कम बनेगा. डिसोसिएशन कंपेरेटिवली ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब OH आयन ज़्यादा बन रहा होगा. तो H+ कम है, OH ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि OH ज़्यादा होने के कारण सॉल्यूशन में आपका OH ज़्यादा मिलेगा. और जो OH ज़्यादा मिल गया है तो वो क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा. और ये बंदा अपने आप में वीक बेस है, तो हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है सॉल्यूशन, फेंटली बेसिक या वीक आपका जो है बहुत ही वीकली बेसिक सॉल्यूशन बन के आएगा. तो आप अगर आप इसको इस तरीके से सोचो तो आप आराम से लॉजिकली बना सकते हो. अगर आपको बनाना है न्यूमेरिकली तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं. pH ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो. pH ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 7 + pKa/2
माइनस पी के बी बाई 2, करेक्ट। क्या हो जाएगा 7 प्लस, जल्दी से वैल्यू रखेंगे पी के एंड पी के अगर निकालेंगे इसकी पी, सिंपल से आपको पता है पी के बी और पी के से निगेटिव लॉगरिदम लेके निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी, -4.7 डिवाइड बाई 2, करेक्ट, एंड दिस इज -9.2 डिवाइड बाई 2। सो व्हाट इज दिस वैल्यूज़ अगर आप सारी कैलकुलेशन करो सो दिस कम्स टू बी 9.2, अराउंड 9.2। सो क्या है 9.2, पीएच अगर 9.2 है तो सिंपल सी बात है कि ये एक बेसिक मीडियम है, एंड 9.2 इज़ क्लोजर टू 7, सो दिस इज़ वीक, सो दिस इज़ वीकली बेसिक मीडियम। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 117, सारे लोग 117 पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट की बात कर रहा है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, ये पहले ऑप्शन को देखो, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस इज करेक्ट, वो ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्मॉल होता नहीं है तभी जाके टिंडल इफेक्ट दिखता है। The diffractive indices of dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. करेक्ट, जब दोनों के मैग्नीट्यूड में ज़्यादा डिफरेंस होगा तभी जाके लाइट हमारा वो इफेक्ट दिखाएगा। What is the option third? The size of the particle is generally between 10 to the power -11 and 10 to -10. This is wrong. ये जो रेंज है वो नहीं होता है। द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम कैन बी सीन सेपरेटली। टिंडल इफेक्ट में आप दोनों को सेपरेटली देख नहीं पाओगे, दोनों आपको मर्ज दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 and 2 विल बी द करेक्ट, सो यू कैन चेक द आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 118। व्हाट इज 118? आपके पास गिवन है क्या, CH2 then CH2, कितने कार्बन है 1 2 3 CH2, here we have been added OH and here we have bromine, okay। now क्या बोल रहा है, कोई OH नेगेटिव, so OH negative is here, what this OH negative will do, this will form bond with this hydrogen, this will come here like this। तो OH के पास क्या आ गया, OH के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। let us write bond line notation, so here we have something like this, bromide ion, here we have oxygen negative। since this particular bond is polar bond, why polar bond, bromine is electronegative, तो बॉन्ड के इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, दिस O नेगेटिव चार्ज विल अटैक हियर, ओके। सो ये अटैक करेगा यहाँ पे, और जब ये अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा ये, फाइन। सो पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में जो KOH का OH नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। जब हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव सेंटर खोजेगा, जो कि इसको यहाँ पे इस कार्बन के रूप में मिला, और इसने क्या किया, वहाँ पर अटैक किया, और ये ब्रोमीन क्या किया, बाहर की तरफ भाग गया, ठीक है। तो क्या हो गया, वो KBr के रूप में आपको दिख जाएगा, और ये यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया, ओके। सर्च कीजिए ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 119 विच मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन कई बार आपको आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आते भी रहेंगे, तो आपको उससे पूछ रहा है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूल हैं, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, दिस इज X एंड दिस इज X, the another one this is X, and something like this, and the third one we have is this one, okay। so simple सा आप ऐसे कर लो, this is something like this
आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समथिंग लाइक दिस at 120 degree and this one is something like at 60 degree. ओके, तो इस पार्टिकुलर में क्या हो गया, जितनी मैग्नीट्यूड इधर है उतनी ही मैग्नीट्यूड इधर है, तो क्या हो गया, म्यू क्या हो गया, 0 हो गया. फाइन. यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से खींच रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या है, इधर खींच रहा है, तो इसका कुछ कंपोनेंट नीचे भी होगा, और ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसके कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, जिसके कारण क्या है, जो रिजल्टेंट होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो म्यू तो होगा पर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा. यहाँ पे क्या है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर क्या होगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा. तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होगा. तो इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 120, 120. बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की बात करना चाहता है ये. सो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव. तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम एज पैसिव क्यों बनता है, मान लीजिए ये कोई मेटल है आपका एल्यूमिनियम या बेरिलियम, तो जब आप इसको नाइट्रिक एसिड डालते हो, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दिस इज वन ऑफ द गुड strong oxidizing agent. Concentrated HNO3 is strong oxidizing agent. तो जब ये आया तो मेटल सरफेस पे उसे मिला मेटल, तो इसने क्या किया, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर लिया. एल्यूमिनियम को जैसे ही रिएक्शन किया, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करने के बाद इसने बना दिया ऑक्सीडाइज करके Al2O3. Now this Al2O3 will not go anywhere, it will be deposited on the surface. फाइन. यहाँ पर इस सरफेस पे डिपॉजिट हो गया. अब ये जो Al2O3 क्या है, एक लेयर बना लेगा. करेक्ट, ये Al2O3 एक लेयर बना लेगा, और इस कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को वापस अंदर की तरफ आने नहीं देगा. यानी कि अंदर के जो एल्यूमिनियम मेटल हैं वो सुरक्षित हो गए. बाहर वाला क्या हुआ, रिएक्शन किया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, पर वो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो जो बचा हुआ जो अपना Al2O3 ऑक्साइड मटेरियल था वो कहीं ना जाके उस सरफेस पे ही डिपॉजिट हो गया. अब डिपॉजिट होने के बाद वो क्या करेगा कि बाहर के जो दूसरे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है उसको अंदर आने नहीं देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये एल्यूमिनियम बचा रह जाएगा. ठीक है. So the third option is saying the formation of protective oxide layer. Correct. So protective oxide layer on the surface of the metal. Same thing happens with the beryllium. तो बेरिलियम में भी क्या होता है, उसकी ऑक्साइड लेयर को बनाने के बाद वो क्या होता है, जो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को वो अंदर आने नहीं देता है. So coming to question 121, the solubility product of AgCl is given. Solubility product of AgCl is given, and the Ksp value given is equal to 1.8 into 10 to the power minus 10. बोल रहा है कि precipitation of AgCl will occur by mixing which of the following solution when mixed in equal volume. सीधी सी बात है, अगर आपको precipitation की बात करनी हो तो हम बात करते हैं IP की, और इस IP को कंपेयर करते हैं KSP से. If IP is greater than KSP, if IP is greater than KSP, precipitation will occur. Precipitation will occur. So how to get IP? IP कैसे कैलकुलेट करेंगे? IP here is equal to concentration of Ag ion into concentration of chloride ion. Let us A and B are the given value of concentration, और ये इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है. सो A/2 इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो A/2 इंटू B इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, सो B/2. सो दिस इज नथिंग बट A.B/2. ओके. नाउ अब आप ऑप्शन के पास जाइए. पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में A एंड B की वैल्यू क्या दे रखी है, A एंड B, A इज 10 to the power minus 8, B इज 10 to the power minus 8. ओके. A एंड B इज 10 to the power minus 8 गिवन है, तो दोनों को सिंपल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस कम्स टू बी 10 to the power minus 16 by 4. This is 4. Okay. 10 to the power minus 16 by 4. This value is very less.
कंपेयर टू 1.8 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि ये प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 10⁻³ इंटू 10⁻³ सो दिस कम्स टू बी 10⁻⁻6/4। ओके, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1.8 इंटू 10⁻⁻10। सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट करेगा। हम आगे के ऑप्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। अब नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 122। दिस इज अगेन ऑर्गेनिक क्वेश्चन। आपके पास प्रोपाइन है, 122 प्रोपाइन है। सो वी हैव CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। व्हाट दे आर गिविंग एक्सेस ऑफ HCl। तो एक्सेस ऑफ HCl क्या करेगा? HCl करेगा क्या? HCl यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट। So this bond will be broken, this bond will be made. Okay, fine. So आपको क्या आ रहा है? प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस, CH3 C क्लोरीन एंड डबल बॉन्ड CH2। सो हमारे पास आ गया है प्रोपीन। नाउ अगेन दिस प्रोपीन सिंस एक्सेस है तो वो यहीं पे रिएक्शन नहीं रुकेगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा। फर्दर प्रोसीड करेगा तो क्या होगा? सेम HCl अगेन वी हैव क्लोरीन हेयर, हाइड्रोजन हेयर, 1 2 3 4 1 2 3 4। वाई 4 डॉट्स? बिकॉज यू विल गेट 4 मार्क्स। ओके, सो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा, क्लोरीन फिर से ऐड हो गया तो हमारे पास आ गया CH3 C। एक क्लोरीन जुड़ चुका है, एक और क्लोरीन अभी अभी जुड़ा है एंड दिस इज CH3। नाउ आप अब क्या करा रहे हो? इस मॉलिक्यूल को आप CH3 CCl2 CH2 अब आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो। तो जब हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो क्या होगा? ऊपर और नीचे में OH आयन आके जुड़ जाएगा, OH आयन आके जुड़ जाएगा, दिस इज CH3। और आपको क्या पता है कि एक कार्बन पे 2 OH आयन स्टेबल नहीं होते हैं, 2 OH आयन स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये क्या करेगा? प्रोटोनेट हो जाएगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये OH बाहर की तरफ, OH2 बाहर की तरफ चला जाएगा। तो जब ये ऐसा होगा तो आपके पास निकल के आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। याद रखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही कार्बन पे आपके 2 OH ग्रुप आ गए हैं और 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए एक प्रोटोनेट करके वो कार्बन को लीव कर देगा और आपके पास क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O बन के आ जाएगा। तो आप प्रोडक्ट अगर देखिए तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन 123। प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन विल बी। सो हमारे पास रिएक्शन किसका किसका करना है? ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट है एंड दिस इज CH2Cl, फाइन। और आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है क्या क्या है? एक तो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और एक जुड़ा हुआ है C2H5 के साथ ऑक्सीजन। अगर इन दोनों के बीच का कंपैरिजन किया जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही जाके इस पे अटैक करेगा। तो जो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले चूज़ कीजिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। ये है और ये है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो क्वांटिटी है इस पार्टिकुलर ऑक्सीजन पे कम हो गई है क्योंकि ये रेजोनेंस में चला गया होगा। ठीक है, तो जब ये रेजोनेंस में चला गया तो यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई, पर ये बंदा अकेला ऑक्सीजन है, इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन
पूरा अवेलेबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये यहाँ पे आके इस कार्बन पे आराम से अटैक कर सकता है। अगर ये इस कार्बन पे अटैक कर सकता है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये CH2Cl है, क्लोरीन छोड़ के चला गया और उस क्लोरीन के जगह पे आ गया हमारा ये बंदा OC2H5, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और इसको आप क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हो। तो इसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन को। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन 124 में इसने पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहा है। 124 में क्या बात कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहा है। सो दिस पोलराइजेबिलिटी depends on size of anion। तो हमारे पास क्या है, फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है एंड आयोडाइड आयन है। जिसकी साइज़ ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा, करेक्ट। जिसका साइज़ ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इन चारों में आयोडाइड सबसे बड़ा होता है, फिर ब्रोमाइड होता है, फिर क्लोराइड होता है, देन कम्स फ्लोराइड। तो आयोडाइड आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद ब्रोमाइड आयन की होगी, इसके बाद क्लोराइड आयन की होगी और फ्लोराइड आयन सबसे छोटा होता है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम होगी। क्वेश्चन 126 क्या है, विच ऑफ द रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस अमोनिया। विच ऑफ द रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस अमोनिया। तो सिंपल सा है, अगर आप देखो ऑप्शन कौन सा, पहला वाला क्या है, अमोनियम आयोडाइड एंड KOH, दिस विल प्रोड्यूस अमोनिया। ओके, दिस विल प्रोड्यूस अमोनिया। आपके पास यही एक रिएक्शन है, कौन सा, अमोनियम NH4 to Cr2। अगर आपने इसको हीट किया तो सीधा इससे नाइट्रोजन गैस निकल के बाहर की तरफ चला जाता है। दिस इज अगेन योर टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में सीधा रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, सो इस पार्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रोजन सीधा गैस के रूप में निकल के चला जाता है और यही एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका अमोनिया गैस नहीं बनता है। ठीक है, सो 126 में क्या होगा, दिस इज क्वेश्चन 125, sorry this is question 125, okay, this is 124 and this is 125. Now coming to 126. 126 में क्या है, I2 plus S2O3 minus 2 giving iodide and S4O6 minus 2. So this is well known redox reaction। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 2 -1। तो 0 2 क्या हो रहा है, -1 क्या रहा है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एंड व्हाट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये आयोडाइड जो I2 है क्या हो रहा है, I2 का रिडक्शन हो रहा है, अगर I2 का रिडक्शन हो रहा है तो I2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन क्यों हो रहा है, ये बंदा इसको रिड्यूस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, S2O3 -2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O3 क्या कर रहा है, I2 को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, I2 क्या कर रहा है,
H2O3 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये बंदा खुद ही रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये बंदा खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और I2 क्या कर रहा है, खुद जाके रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए I2 को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, C2H5OH। सो दिस इज कॉल्ड रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। हम लोग बैकवर्ड जाएंगे और पता करेंगे कि हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। तो जब HNO2 के साथ किसी बी को रिएक्शन किया गया तो हमारा ये निकल के आया। तो क्या है, जब भी किसी भी ऐसा क्या होगा जो HNO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा ए दे रहा हो। तो ये सिंपल है, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। अगर आप किसी अमीन को रिएक्शन करवाते हो HNO2 के साथ तो अल्कोहल देता है, और वो अमीन क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, टर्मिनल पे है। तो अमीन समवेयर कहाँ पे होना चाहिए, C2H5, यहाँ पे आपका अमीन होना चाहिए। सो दिस हैज़ टू बी प्राइमरी अमीन। ओके, प्राइमरी अमीन। अब ये प्राइमरी अमीन रिएक्शन को आप देखो तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये प्राइमरी अमीन कहाँ से, किसी न किसी को रिड्यूस करके हम प्राइमरी अमीन बना रहे हैं। तो आपको ध्यान हो कि प्राइमरी अमीन को बनाने का यूजिंग प्रोसेस रिडक्शन एक तरीका है, वो है साइनाइड से। ठीक है, साइनाइड को रिड्यूस कर दीजिए, वो आपको प्राइमरी अमीन दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, एक कार्बन तो ये साइनाइड का C, दूसरा कार्बन आपको यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो ये जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट A हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज CH3CN। सर्च कीजिए ऐसे ऑप्शन को, तो आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सोचा, HNO2 कैसे HNO2 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल कौन बना सकता है, एक प्राइमरी अमीन बना रहा है। अब ये प्राइमरी अमीन रिडक्शन के द्वारा प्राइमरी अमीन कैसे पाते हैं, हम किसी साइनाइड को रिड्यूस करते हैं। तो ये साइनाइड को रिड्यूस करने पे हमें मिला। अब हमारे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन तो साइनाइड का C होता है, एक और कार्बन चाहिए तो हमने एक और कार्बन लगाया। सो वी हैव CH3CN एज द आंसर। क्वेश्चन 128, क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग, क्लोरीन जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग से CH3I। ठीक है, और इन्होंने CH3SH दिया है। सो दिस इज CH3SH। सो दिस इज नथिंग बट CH3S negative. So this is a good न्यूक्लियोफाइल, यानी इसे पॉजिटिव सेंटर चाहिए। पॉजिटिव सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव सेंटर या तो ये कार्बन देगा या तो ये कार्बन देगा। क्यों देगा, क्योंकि दोनों से जुड़ा हुआ है हैलोजन। ओके, अब पॉजिटिव सेंटर तो है। अब ये क्लोरीन क्या है, इनके पास क्या है, रेजोनेंस करके इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे दिया, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कंपेयर टू इस बॉन्ड के। दूसरी बात ये भी है कि ये आयोडीन जो है, जो ये आयोडीन है, आयोडीन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये बॉन्ड का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि थोड़ा वीकर बॉन्ड होगा। तो ये क्या करेगा, ईजिली अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा और इस आयोडाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, प्रोडक्ट बन के आ जाएगा क्लोरीन CH3SCH3। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 129, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, F2 है, F2 नेगेटिव है एंड F2 पॉजिटिव है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं जनरली बॉन्ड लेंथ की जब भी बात कर रहे होते हैं तो हम लोग एमओटी जाते हैं, एमओटी में जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे हम बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, करेक्ट। ये तो जानी हुई चीज़ है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम बताते हैं इसका। सो F2 का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1, F2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 0.5 एंड F2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1.5। तो अब इसके आधार पे आप इसको क्या करिए, हमें अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ के आधार पे। तो आप क्या करिए, इसको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर अरेंज कीजिए। तो जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे इसको करेंगे तो F2 पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। फिर F2 दैट इज़ 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बीच में है, और जो F2 निगेटिव है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसको बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे बताया। 130 प्रॉब्लम नंबर 130 देखेंगे। सो 130 प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर HBr फ्रॉम NaBr, ठीक है। तो NaBr से HBr हम बना नहीं सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही अगर आप HBr को रिएक्शन करवाओगे H2SO4 के साथ तो क्या हो जाएगा, इसको तुरंत ये Br2 में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये Br2 आपका गायब हो जाएगा, सूर्य क्षेत्र में गायब हो जाएगा। तो जब भी आप H2SO4 का यूज़ करते हो तो ये तुरंत HBr को Br2 में चेंज कर देता है, जिसके कारण क्या है कि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अवॉइड करना पसंद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 131 क्या है देखते हैं। आपका जो ये मेडिसिन है, so this is afloxacin, this particular मेडिसिन, इसको आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा, जैसे एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक्स हैं, ये सारे जितने भी हमारे दवाई हैं और जितने भी आपके ड्रग्स हैं, इसके नाम आपको नेम्स याद रखने चाहिए। और पार्टिकुलर ये क्या है, दिस इज़ एंटीबायोटिक, okay. Now coming to question 132. Okay, sorry, this question is 132. Let us solve question 131. Okay, 131. What is 131? A metal X crystallizes in face-centered cubic arrangement. What is face-centered cubic arrangement? This is face. कोई मान लीजिए इस क्यूब का फेस बना लिया, तो ये क्यूब का कोई फेस होगा, और फेस सेंटर्ड मतलब कि फेस के बीच में एक आपका एटम होगा, बीच में होगा, कॉर्नर पे तो रहता ही है, तो ये जो हो गया, क्या हो गया, फेस सेंटर्ड है। ये तीनों एटम बराबर ही हैं, सब एक ही एलिमेंट के एटम हैं, थोड़ा सा बराबर नहीं है बट प्लीज़ इसको। तो क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का जो एज लेंथ है, दिस एज लेंथ इज गिवन एज d, that is equal to how much, d is given as 862 picometer, and what else they have given. So what is the shortest separation of any two nuclei? What is this? This is R, this is R, this is R, and this is R. So total this whole is 4R. What is this 4R? This 4R is the diagonal. So this is diagonal of side. What is side? Side is given as D.
अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ एनी टू न्यूक्लियाई। व्हाट इज शॉर्टेस्ट सेपरेशन? लेट अस टेक दिस न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन क्या हो जाएगा? दिस आर प्लस दिस आर, सो 2r. So question is asking what is 2r. So what is 2r? 2r is equal to root 2d by 2. This will give you 2r. So just simply solve. So 1.414, that is the value of root 2 into 862 divided by 2. Okay, so just solve this, you will get the answer. Okay, so this is simple 6010 or 609 picometer. Okay, now question number 133. क्वेश्चन नंबर 133. क्वेश्चन 133 क्या बोल रहा है आपका? साइक्लोहेक्सीन गिवन ओजोनोलाइसिस. दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. सो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या है? जिंक एंड H2O गिवन. सो क्या हो जाएगा? दिस बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिए. बॉन्ड को ब्रेक करने पे क्या बनेगा? समथिंग लाइक दिस, CHO, CH. Okay, now what is the second step? Second step we have is OH negative and heat. तो OH negative पहला काम क्या करेगा? This OH negative will take away the acidic hydrogen. ठीक है, ये OH negative क्या करेगा? सर्च करेगा कि भैया बताओ एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है. तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा बैठा है या यहाँ पे छुपा बैठा है. तो क्या करेगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा. आपको मैकेनिज्म पता है, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन. तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा. दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव कार्बन. Okay, so this negatively attack on this positive carbon. So this aldol condensation product will be formed, and 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so at one carbon attack किया है 5 पे. तो जल्दी से आप अटैक करवाओ. So you will get a 5-member ring. 5-member ring. And at one position, let's take 1, 2, 3, 4 and 5. At one position we have added CHO, and also between 1 and 4 we have alkene. Okay, so search for this particular answer in the option. तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4. ऑप्शन D is the correct answer. नाउ 134 इज सिंपली IUPAC. इसको कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है. ओके, सो IUPAC आराम से इसका आंसर सीधा आप बता सकते हो. अब इसको एक है कि कोबाल्ट है. कोबाल्ट तो अपने थर्ड में होना चाहिए. कोबाल्ट अपने थर्ड में होना ही चाहिए. और क्या है? पेंटा अमीन आगे निकलना चाहिए, नाइट्रेटो पीछे आना चाहिए. सो सिंपल है कि आपका ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 135 जो अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट द डाईमैग्नेटिक कलर्ड कंपाउंड. सो ऑप्शन 1 इज AgI. दिस AgI इज डाईमैग्नेटिक. KMnO4 is also diamagnetic and I2 is also diamagnetic. क्या ये सारे कलर्ड होते हैं? हाँ, AgI कलर्ड होता है. KMnO4 अब टेक्स्ट बुक की बात है, KMnO4 भी कलर्ड होता है और I2 भी कलर्ड होता है. तो आई थिंक 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये सारे डायमैग्नेटिक भी हैं और कलर्ड भी हैं. सारे डायमैग्नेटिक भी हैं एंड कलर्ड भी हैं. ठीक है, तो यहाँ हो गया. हमने अपने FST के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं. अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट दिख रहा हो, लग रहा हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट कीजिए. आपको कुछ ही समय में आपको मैं रिप्लाई करूँगा.
आपके भी जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आके अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट।